हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आनंद सिंह एक बार फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट डे 3 मीन्स पार्ट 3 की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार 2-3 दिनों से इस पर डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे, तो इस कड़ी में ये मेरी तीसरी श्रृंखला है। जो इस तीसरी श्रृंखला में मैं एसएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये चूँकि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पहली बात है रूल समझिए आप। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एसएससी का या कोई वनडे एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। खासकर मैं एसएससी के बारे में बात करता हूँ, तो इसमें कम से कम मेंस में आपके 10 क्वेश्चन कम से कम एसएससी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के आते हैं लगभग, और आपके प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन तो इससे रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये बनता किस सेक्शन से है? ये पूरे ग्रामर से, जो आपका सिलेबस है ग्रामर का, उससे जो है उससे ये बनता है, उसके रूल्स से ये बनते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, एक्चुअली होता है स्पॉटिंग एरर्स की तरह ये भी होता है, लेकिन अंतर इतना होता है, डिफरेंस उसमें ये होता है कि वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है किस पार्ट में एरर है, और यहाँ पे क्या करना होता है, आपको इम्प्रूव करना होता है। इन 4 ऑप्शंस में आपके पास चार ऑप्शंस ये मौजूद हैं। वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे चूँकि ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, ईजी होता है इसको ट्रैक करना कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, जैसे इसमें करना क्या है, आपका जो अंडरलाइंड पार्ट है ये, इसको आपको इम्प्रूव करना है। यदि कोई इम्प्रूवमेंट है तो आपके पास A, B, C, आप किसी ऑप्शन से आप जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई आपको इम्प्रूव नहीं करना है, लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है, कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है D होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, डिस्कस शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है योर सिस्टर कुक्स वेल इजंट सी, मतलब इज नॉट सी, ये है क्वेश्चन मार्क। इसको आप डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो मेरे ऑप्शन से मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो पार्ट बी होगा। अब क्यों होगा? ठीक है, पहली चीज है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये चैप्टर क्वेश्चन टैग से है। आप में एक क्वेश्चन टैग चैप्टर है, उसे एक क्वेश्चन लगभग बनता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत कम मेहनत में आपको 1 नंबर जो है ये दे के चला जाता है। ये क्वेश्चन टैग से है। क्वेश्चन टैग होता क्यों है? क्वेश्चन टैग किसी भी सेंटेंस को इम्फेसिस करने के लिए होता है, मतलब जोर देने के लिए है, दबाव देने के लिए है। जैसे आप लोग कहते हो ना, इसका मतलब हो गया कि योर सिस्टर कुक वेल, आपकी सिस्टर जो है खाना मतलब अच्छा पकाती है। ठीक है, अच्छा पकाती है। इजंट सी, है ना, मतलब क्या कर रहा है, जोर दे रहा है ना, ऐसी बात। ठीक है, तो ये जोर देने के लिए किसी सेंटेंस पे होता है। इसका मतलब इसके जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं? पहली चीज, ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक सेंटेंस आपका यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ देखिए कॉमा है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका दूसरा पार्ट है। तो पहली चीज है कि इसका जो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, पहला रूल। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल, इसका जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका जो वर्ब है वो उसका वर्ब बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे यही करना है। क्लियर? तो आइए डिस्कस करते हैं इस पे। पहली चीज है कि ये टेंस किस में है। ठीक है, ये टेंस किस में है। यहाँ पे जो निगेटिव देना है हमको, तो ये टेंस किस में है? योर सिस्टर कुक्स वेल। कुक्स मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव में क्या होता है, इसका डज लगता है कि नहीं? डज, डू या डज लगता है। अब डज क्यों लगा है? डज इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका योर सिस्टर है। योर सिस्टर मतलब सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज का यूज हुआ है। डज हो गया, डज के साथ नॉट। क्लियर? और सी किसके लिए आया है? इस सिस्टर के लिए, क्योंकि आप नाउन का बार बार रिपीटेशन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके जगह पे। इसलिए सिस्टर के लिए आपका सी आया है, मतलब इसका सब्जेक्ट सिस्टर मतलब सी। ठीक है, चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका निगेटिव दोगे, और प्रेजेंट टेंस में निगेटिव डू डज से होता है, तो सिस्टर के अकॉर्डिंग आपका डज हो जाएगा, नॉट तो है ही। ठीक है, इसका मतलब ये आपका सेंटेंस, इस तरीके से आपका सेंटेंस एकदम राइट हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर हम उसको कभी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। यहाँ पे बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग सोचे समझें। अक्सर ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है
इसलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका भी बी है। अब इसको डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पहली चीज़ है, मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाएं और रूल को एकदम बहुत प्यार से इसको नोट कीजिए। एग्ज़ाम में जब जाइएगा एग्ज़ाम देने, उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, 1 घंटे में आप पूरे रूल्स को रिवाइज़ कर लोगे। ठीक है, इसलिए आइए, पहली चीज़ है, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। पहली चीज़ है, यहाँ पे यदि पास्ट में 2 घटनाएं साथ होती हैं, फिर से सुनिए, यदि पास्ट में 2 घटनाएं एक साथ होती हैं, 2 घटनाएं, जो पहले घटना होती है, जो घटना पहले होती है उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद की घटना होती है उसको हम लोग रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट, उस घटना को हम रखते हैं किस में, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होती है उसको किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। अब जरा इसको समझने का प्रयास करें कि पहले घटना कौन सी घटी है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, सारा सीक्वेंस पास्ट का है, पास्ट पास्ट पास्ट। ठीक है, ये देखिए डिड नॉट पास्ट, यहाँ पे पास्ट और यहाँ पे पास्ट। अब हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम, मैं उसका क्या किया, वेट फॉर हिम, मैंने उसका वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि ही वेंट आउट, मतलब जैसे वह चला गया, कहाँ, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले। तो मेरे आने से पहले ही ना वो चला गया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पार्ट में, अंडरलाइन पार्ट में आपको क्या करना है, हैड गॉन आउट, ही गॉन आउट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले, गॉन आउट, ही गॉन आउट, वह चला गया, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले। ठीक है, तो इसलिए पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है, इसलिए आप हैड गॉन आउट का यूज करोगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉज एज प्रीटी एज, कॉमा, इफ नॉट प्रीटियर देन एनी अदर गर्ल एट द पार्टी। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग, यहाँ के पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसको सॉल्व करें आप। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए, हमेशा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। आप ये सोचेंगे कि हमेशा इम्प्रूवमेंट करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इम्प्रूवमेंट ही होता है, कभी कभी नो इम्प्रूवमेंट ही होता है। और जिस दिन आप लोग नो इम्प्रूवमेंट करना सीख गए और वो सही हो गया, आपका नो इम्प्रूवमेंट किया और वो सही हो गया, ये समझ लीजिए कि आप जो है अच्छे पोजीशन में जा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाला है या हो रहा है। इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ आपको ये देखना है कि नो इम्प्रूवमेंट क्यों, एक एक पार्ट को चलते हैं। पहली चीज़ है एस, ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा एस या सो के बाद पॉजिटिव डिग्री लगाते हो आप, यहाँ पे प्लस एस पॉजिटिव डिग्री है, सो पॉजिटिव डिग्री है, कुछ भी लगाओ। तो स्ट्रक्चर है कि नहीं ऐसा, एस पॉजिटिव डिग्री, प्रीटी प्रीटियर प्रीटिएस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री है ये एस। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है, अभी स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सेकंड है, ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, अब इस पे आ जाइए। अब मैंने बोला था इससे पहले वाले स्पॉटिंग एरर्स में, मैंने बोला था कि जब कंपैरिजन हो, ठीक है, जब कंपैरिजन हो तो कंपैरिजन का सिंबल पहली बार है देन है, यहाँ पे देन शो कर रहा है, या ये कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगा हुआ है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में है। तो ये क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन को शो कर रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा अदर के साथ आप क्या करोगे, एनी अदर का प्रयोग करोगे। जब किसी व्यक्ति की तुलना उसी ग्रुप के अन्य व्यक्तियों से किया जाता है तो हम एनी के साथ क्या करते हैं, अदर का प्रयोग करते हैं, या अदर के साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कंपैरिजन कैसे पता चलेगा, देन, और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री से और देन से हम ये पता करेंगे। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हुआ। अब सेंस को समझिए। पहली चीज़ है, सेंटेंस को एक चीज़ देखिए, कोई लोग कहते हैं जैसे ही वॉज वेरी प्रीटी, अगर आप कह दोगे सी वॉज वेरी प्रीटी, वह बहुत सुंदर थी, तो कोई मतलब कंपेयर कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, अब सी वॉज प्रीटी, वह सुंदर थी, तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, सी वॉज प्रीटी, वह सुंदर थी, तो कंपेयर आप कहाँ कर रहे हो।
अब यहाँ पे सी वाज द प्रीटीएस्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव मतलब सुपर, सबसे सुपर आप जो है, कोई मतलब नहीं है। अब नो इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इसका मतलब हुआ वह सुंदर तो थी, वह सुंदर तो थी, पर इफ नॉट प्रीटियर, लेकिन क्या थी, अन्य लड़कियों के पार्टी में जो लड़कियां उपस्थित थी, अन्य लड़कियां उससे सुंदर नहीं थी। वह सुंदर तो थी, लेकिन अन्य लड़कियों से तुलना की वह सुंदर, जो सुंदरता होती है वो थी उसके पास। लेकिन सी की तुलना किससे कर दी गई है, एनी अदर गर्ल्स इन द पार्टी, इन दोनों की तुलना की गई है, सी की और ये जो है एनी अदर गर्ल इन द पार्टी, इनका कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है आपका एकदम करेक्ट है, और इसका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेनेवर आई सॉ हिम, ही हैज बीन रीडिंग द नॉवेल। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेनेवर आई सॉ हिम, ही हैज बीन रीडिंग द नॉवेल। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, मेरे ऑप्शंस, मेरे दिमाग से, मेरे माइंड से जो इसका आंसर होगा वो होना चाहिए वाज रीडिंग, ये होना चाहिए। अगर इसके जगह पे अंडरलाइंड पार्ट जो है, आप यदि इसको आप इसके जगह पुट कर देंगे तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऐसा? पहली चीज़ है, इसमें देखिए प्रयोग किसका हुआ है, हैज़ बीन रीडिंग, किसका, ये जो यूज़ हुआ है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो पहली चीज़ है नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होना है। अब यहाँ पे वाज रीडिंग क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जब कोई पास्ट में 2 घटनाएं होती हों, ठीक है, और उस बीच यदि कोई घटना चल रही हो, उस बीच कोई घटना स्टार्ट हो जाए उस दौरान, तो उसको हम लोग रखते हैं किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। ठीक है, और जो घटनाएं हुई हैं, पास्ट में जो घटनाएं हुई है उसके लिए किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का। और जो घटना पास्ट में होने लगती है, स्टार्ट हो रही हो, लगातार चल रही हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो ये तो सही है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है, आई सॉ हिम, क्लियर है। अब यहाँ पे कर दोगे कि ही के साथ वाज रीडिंग कर दोगे आप, ही वाज रीडिंग द नॉवेल, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आपको पता होना चाहिए वाज वेयर, ठीक है, वाज वर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज होता है हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वाज वर, ही के साथ वाज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो व्हेनेवर आई सॉ हिम, जब भी आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, जब भी मैंने उसे देखा तो क्या देखा, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, नॉवेल पढ़ रहा था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है, इसको डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ आई वेयर हिम, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वहां पे इसका आंसर होगा बी। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट निकल के आने वाले हैं, इसको नोट कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब भी आपको पास्ट की कोई क्या हो, अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिज़ायर की बात हो, ऐसी चीज़ें पास्ट की जो पूरी ना हो सके, तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपको बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब हो गया इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब आपकी बी फैमिली की वर्ब हैं। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर आएगा, मतलब यहाँ पे जैसे वर की जगह पे वाज रहता, वाज रहेगा, वाज होगा ही नहीं ऐसे स्ट्रक्चर में, ईज होगा नहीं, एम होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वर होगा। चाहे सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो ना, यहाँ पे वर ही रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, ये आपका यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे हुई, यहाँ पे हिम के जगह पे ही होगा, हिम के जगह पे ही होगा, क्योंकि जब हम इज, आर, एम, वाज, वर का हम प्रयोग करते हैं तो एज ए कंप्लीमेंट यूज करते हैं, और कंप्लीमेंट के रूप में हमेशा प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस यूज होता है। हिम चूंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए यहाँ पे हिम न होके ही होगा, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस
ही होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ही होगा। अब दूसरे एंगल से बात करते हैं हम। एक एंगल तो ये ग्रामेटिकली एंगल से मैंने बात किया, अब हम इस सेंटेंस के सेंस के हिसाब से बात करते हैं, उसको देखने का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है इफ़ आई वेयर हिम, ठीक है, यदि आई वेयर हिम मतलब यदि, कहना यह चाह रहा है यदि मैं तुम होते, आई वेयर ही, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट तो यही हुआ ना, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो सब्जेक्ट ही तो काम करेगा। क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तरह काम कर सकता है? कभी नहीं, ही सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ही होगा यहाँ पे, यदि मैं तुम्हारे आई वेयर ही, यदि मैं वह होता, यदि मैं वह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, तो क्या होता? आई वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर, मैं क्या किया होता? मैं ऑफर को एक्सेप्ट स्वीकार न किया होता। मतलब ऐसा संभव नहीं है, ये पास्ट की अनफुलफिल्ड विश कंडीशन डिजायर है, क्योंकि मैं आप कभी तुम नहीं हो सकते, तुम कभी आप नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है व्हेन ही विल अराइव कॉमा द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें, थोड़ा समय आपके लिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। अब क्यों होगा सी? पहली चीज़ है बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके, अगर आपने ग्रामर पढ़ा है इस रूल को आपको याद करना ही पड़ेगा। एग्जामिनर का एकदम बहुत ही फेवरेट है ये रूल, ठीक है। और इसमें भी कॉन्सेप्ट समझिए आप। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी फ्यूचर की क्या हो, दो घटनाएं हों, जब भी भविष्य की दो घटनाएं हों, ठीक है। पता कैसे चलेगा? आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपको यहाँ पे विल का यूज़ किया है, यहाँ पे विल का यूज़ किया है, ये समझिएगा ये फ्यूचर की दो घटनाएं हो रही हैं, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, दो घटनाएं। अब यहाँ पे एक विल को आपको हटाना पड़ेगा, ये दिमाग में आप इसको नोट कर लीजिए, क्या दिमाग में लॉक कर लीजिए, आपको एक विल को हटाना पड़ेगा। अब मैं किस विल को हटाऊंगा? उस विल को हटाऊंगा, यहाँ पे इस विल को हटाऊंगा जिसमें कंडीशन बताया गया हो। उस विल को हमको हटा के किस में लाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना है। उस विल को हटा के मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे विल है। अब कंडीशन कैसे पता चलेगा? कंडीशन पता चलेगा उसके साथ कंडीशनल वर्ड्स लगे होंगे, जैसे व्हेन है, इफ है, अनलेस है, अनटिल है, ठीक है। इस तरीके से जो है एक कंडीशनल वर्ड लगे रहेंगे कि यहाँ पे व्हेन ये शो कर रहा है कि ये जो है कंडीशनल क्लाउज है, ये कंडीशनल क्लाउज है, ठीक है। तो कंडीशनल क्लाउज के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही के साथ आप वर्ब में ऐसे ये सेट करते हो, अराइव्स हो जाएगा। इसलिए ये सेंटेंस आपका यहाँ पे, ये ऑप्शन आपका जो है एकदम बिल्कुल सही है यहाँ के लिए, ठीक है ना। तो ये है। अब एक चीज़ और यहाँ पे, अब इसका ट्रांसलेशन ऐसे मत करना कि व्हेन ही का अराइव हो, जब वो यहाँ आता है तो बैंड विल प्ले द बैंड बजाएगा, नेशनल एंथम बजाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों क्लाउज का जो ट्रांसलेशन होगा ये फ्यूचर में ही होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले क्या, जब फ्यूचर में दो घटनाएं होती हैं। तो आइए इसके ट्रांसलेशन को समझते हैं। व्हेन ही अराइव्स, जब वह यहाँ आता है, ठीक है, द बैंड विल प्ले द नेशनल एंथम, बैंड क्या करेगा? बजाएगा, राष्ट्रीय गान बजाएगा, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए सेवेंथ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है आई डू इट विथ द होप्स ऑफ गेट समथिंग, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, ए राइट है। इसके लिए इस अंडरलाइन पार्ट की जगह आएगा होप ऑफ गेटिंग समथिंग। पहली चीज है यहाँ पे होप्स नहीं होगा, क्योंकि होप्स यहाँ पे एज ए नाउन प्रयोग हुआ है। होप्स होता है जब वर्ब की तरह होता है, जैसे कहा जाए मैं आशा करता हूं, तो आप नहीं कहोगे आई होप्स मैं कुछ पाने की आशा करता हूं, आई होप्स ऑफ गेटिंग समथिंग बोलोगे ना, आई होप्स ऑफ गेटिंग समथिंग, मैं कुछ पाने की आशा करता हूं, प्रेजेंट में होप के साथ होगा। क्यों? क्योंकि होप का होप्स कब होगा? जब वो वर्ब का काम करेगा तब।
यहाँ पे पहली चीज़ है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले आपका क्या आया है, आर्टिकल आया हुआ है, और आर्टिकल से पहले क्या आया है, प्रेपोजिशन आया हुआ है। इसलिए ये साफ साफ ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे होप्स का प्रयोग एज ए नाउन हुआ है, और होप्स चूँकि आशा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं कर पाओगे, इस एंगल से यहाँ पे होप्स का जो है होप होगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इन सब का नाम एक होता है। वर्ब में हम आईएनजी ऐड करते हैं, मतलब गेट का गेटिंग, कम का कमिंग, गो का गोइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑफ चूंकि प्रेपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्ब गेट में आप गेटिंग कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डू इट विथ द होप ऑफ गेटिंग समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आई डू इट, मैंने इसको किया, विथ द, किसके लिए, कुछ पाने की आशा के साथ, कुछ पाने की चाह में, मतलब कुछ पाने की उम्मीद के कारण मैंने इसको क्या, इसको किया, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आप लोग को हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए। एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग को कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, इसलिए उसको आप लिखिए, नोट कीजिए, जो मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा, आपके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। इसी के साथ अब मुझे आप विदा दीजिए, मैं चलता हूँ, और अगली सीरीज़ नेक्स्ट मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट डे 4 मीन्स पार्ट 4 हम लेके जो है जल्द फिर आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।